गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं तैयार हूं आपके लिए फिर से NCERT सार बैच की क्लास लेकर। जहां से क्लास बंद किया था वहीं से यह क्लास प्रारंभ होती है। ध्यान रखेंगे, मध्यकालीन भारत में है। अगर कोई दिक्कत होती है तो पहले मिनट वही बताएंगे, और कोई दिक्कत नहीं है तो फिर क्लास की शुरुआत कर देंगे। आपकी क्लास लगातार चल रही है और लगातार यह चलती रहेगी। मैं देखता हूँ कि कितना जल्दी इसको फिनिश किया जा सकता है। हालांकि चैप्टर थोड़े जटिल होते हैं। जटिल का मतलब है कि बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख दी जाती है, तो मजबूरन हमें समझा करके ही चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको लगेगा और मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल बोरियत सी फील होने लगेगी। मेरा प्रयास है कि हर संभव आपको समझा करके क्लास से ही भेजा जाए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा लोड नहीं ले पा रहे, यानी अगर मान लो कुछ बातें नहीं समझ में आई तो दोबारा फिर से क्लास को देख लेंगे एक बार, जहाँ पर मैंने वह शब्द बोला हुआ है उसको फिर से देख लेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक ऑनलाइन क्लास में खास करके स्पून फीडिंग की आदत हो गई। कुछ भी हुआ पूछ लिए, कुछ भी हुआ पूछ लिए, जबकि करना क्या है, खुद से पहले प्रयास करना है। और जब खुद से प्रयास करेंगे देखेंगे कि आपको अतिरिक्त जानकारी भी पास में आ जाती है। तो अपना प्रयास कभी भी कम मत कीजिए। मेरी सलाह यही होगी कि अपना प्रयास आप सबसे बेहतर करिए। वेरी गुड मॉर्निंग प्रिंस गुप्ता। इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आपके धार्मिक मामले की बात होती है तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामना। आवश्यक नहीं है कि मैं भी आपकी मान्यता में हूँ। तो ऐसे चीज़ों को हम नहीं कोरिलेट ही नहीं करते परीक्षा से, हम या चैट से उसको कोरिलेट नहीं करते। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखिएगा। आप लोग प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं तो यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं होती है। MK है, मनीषा है, शिल्पा है, प्रीति है, सोनी। चलिए, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अभी तक तो कोई प्रश्न नहीं आए हैं आपके कि कोई ऐसी दिक्कत रही हो। तो जब नहीं है तो इसका मतलब है मुझे क्लास शुरू करने की इजाज़त मिल गई है आपके द्वारा। मैं क्लास को कंटिन्यू करूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो बात हो रही थी यहाँ पर सल्तनत काल की। और सल्तनत काल के प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज आदि को हमने संक्षेप में देखना है। अभी बाकी बचा हुआ है। हमने एक प्रकृति को समझने की कोशिश की थी कि क्या नेचर रहा था सल्तनत काल का, और देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि जो प्रशासन था वह क्या था। अर्थव्यवस्था को भी थोड़ा देख लेंगे, और फिर कुछ समाज संस्कृति अगर कुछ मुद्दे आते हैं तो उसको भी देख लेंगे। ध्यान रखिएगा, NCERT के साथ चल रहे हैं, यानी NCERT के बाहर नहीं जाते हैं। जो NCERT के अंदर सूचनाएं दी गई है उसको ही लेते हैं। अभी ये चैप्टर अपना चल रहा है, जैसा कि मैं रोज बताता हूँ आपको कि ये चैप्टर लास्ट वाला चल रहा है, दिल्ली सल्तनत के अधीन शासन और आर्थिक और सामाजिक जीवन। चैप्टर नंबर 8 है, क्लास 11 ओल्ड NCERT। लेकिन इसके तुरंत बाद यानी आज ही या कल तक जो चैप्टर आपका शुरू हो जाएगा वह चैप्टर शुरू होगा ये वाला चैप्टर नंबर 3 में। जो पढ़ने वाले हैं, 2-3 चैप्टर मिला करके एक चैप्टर अपना बनाते हैं। तो विजयनगर और बहमनी का काल, पुर्तगालियों का आगमन लगभग 1330 से लेकर के 1565 ईस्वी के बीच में पढ़ेंगे। खास करके जो दक्षिण भारत का राज्य है, दक्षिण में विजयनगर का विकास कैसे हुआ, बहमनी राज्य का विकास कैसे हुआ, और इस विकास में किस प्रकार से पुर्तगाली या यूरोपीय कंपनी, उसमें तो दूसरी यूरोपीय कंपनी नहीं थी, केवल पुर्तगाली है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। फिर हम लोग मुगल काल की स्थापना वगैरह को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग मुगल काल की तरफ ही जाने की कोशिश कर रहे हैं, और सब कुछ साथ रखें। ये चैप्टर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। चैप्टर नंबर 9 जो है क्लास 11 का ओल्ड NCERT, इसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास के बाद अगर नहीं पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसी चैप्टर पर आ चुका होऊंगा, तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगी। चैप्टर मेरे पढ़ाने से पहले एक बार पढ़िए, और पढ़ाने के बाद भी एक बार पढ़ सकते हैं, ताकि और बेहतर सुविधा हो सके। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे सल्तनत काल का प्रशासन। सल्तनत काल का प्रशासन देखा जा रहा था, और प्रशासन देखने के दौरान जो हमने देखा था वह अभी तक देखा था सुल्तान को। और आशा करता हूं कि आप जानते होंगे कि ये सुल्तान कौन है, कहां से है, किस प्रकार का पदाधिकारी है। ये खलीफा से बड़ा है या खलीफा से पदाधिकारी छोटा है। अभी तक ये पढ़ चुके होंगे, क्योंकि मैंने परसों जो सैटरडे की क्लास थी उसमें इसको ब्रीफ कर दिया था। ठीक है, अरे वनडे एग्जाम प्रिंस गुप्ता, इसलिए मैं चैट नहीं देखता हूँ। दो बच्चे जो प्रिंस गुप्ता हैं, आपका जो सवाल होता है वो बड़ा अटपटा सा होता है। अब ये बताओ कि मैं यहाँ पर वनडे नहीं पढ़ा रहा हूँ। वनडे एग्जाम के लिए तो अलग टीचर होते हैं, उनसे बात करिए,
वहाँ क्या दिक्कत है। यहाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है और एनसीईआरटी के साथ चल रहे हैं। अगर आपको वनडे एग्ज़ाम में टीजीटी पीजीटी किसी में दिक्कत होती है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मुझसे पूछते हो तो इरिटेशन होगा या नहीं होगा, ये आप बताओ। क्योंकि वनडे एग्ज़ाम ना मैंने दिया है आज तक, सौभाग्य मतलब ऐसा रहा कि मुझे देने का मौका नहीं मिला, और ना मैं उस प्रवृत्ति को जानता हूँ वहाँ पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सिवाय एक के वहाँ वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि मैं आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई के लिए तैयार कर रहा हूँ। अगर आपको वनडे एग्ज़ाम देना है तो पहले आप उसको दे लीजिए, उसके बाद मेरे क्लास में आइए, क्योंकि दोनों अगर साथ लेके चलेंगे तो बेफजूल का आप समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको सोच समझ करके एडमिशन लेना चाहिए था। तो प्रिया, प्रणाम करता हूँ आपको कि अभी फ़िलहाल इस क्लास में वनडे एग्ज़ाम की चर्चा ना करें। अभी आप, प्रणाम करता हूँ कि केवल आप बेस बनाने की चर्चा करें कि कैसे बेस बनता है, कैसे हम किसी चीज़ को समझते हैं, कैसे हम समझ विकसित करते हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो क्या 2-3 बार और प्रणाम करूँगा तब आप समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने कई बार आपको देखा है कि आप वनडे से इसको रिलेट करें। मुझे वनडे एग्ज़ाम नहीं दिलवाना है आपको, मैं आपको सिविल सेवा की तरफ ले जाना चाहता हूँ। अगर यही फैक्ट्स वनडे में ला सकते हैं तो लाइए, नहीं तो आपको वनडे टाइप से पढ़ना है तो उसको पढ़िए। तो यहाँ पर प्लीज़ ऐसे डिस्टर्ब मत कीजिए, थोड़ा पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है। कॉन्सेप्ट अगर नहीं बना पा रहे हैं तो वनडे में भी आप नहीं रट करके याद कर पाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। परेशानी आपको होगी। एक बार समझ तो विकसित होने दो ना, दिमाग के तंतु को खुलने दो, दिमाग खुलने दो, सोचने दो, दिमाग को थोड़ा उड़ान भरने दो, दिमाग को एकदम बांधना नहीं है कि रट्टा मार स्टूडेंट नहीं बनना है। आगे से ध्यान रखेंगे प्लीज़। मेरे क्लास में मैं फिर से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि मेरे क्लास में कभी भी ऐसे चैट ना करें। जहाँ करना हो करिए, मेरे क्लास में मत करिएगा। मैं अंतिम चेतावनी आपको दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं फिर ब्लॉक करने के लिए ही मजबूर हो जाऊँगा। ठीक है बच्चे? हाँ, मैं ऐसे करूंगा, फिर मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। सीधी सी बात है कि मैं ब्लॉक करके और आपके कोर्स को मैं डिलीट करवा दूंगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। मैंने आपको वादा किया था कि फ्री में कोर्स दिलवाऊंगा। मैंने यह कहा था कि बहुत पैसे की दिक्कत है कि कुछ कम करवा दो, 100-200 रुपया। मैंने यह कहा कि मैं अपने जेब से दे दूंगा, पढ़ो लेके, लेकिन अनर्गल तरीके से मत पढ़ो। मैं कठोर आलोचना करता हूँ, आगे मैं सीधा ब्लॉक करूंगा आपको। ये मैं क्लास में, जानते हो कि मैं किसी के प्रति रियायत बरतता नहीं। ये लास्ट चेतावनी है, क्योंकि आपने पूरे क्लास को डिस्टर्ब किया है। आगे ध्यान रखेंगे। पूरा रिदम ही आपने खराब कर दिया, इस बात को भी आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और अगर ये जिम्मेवारी आप नहीं लेते हैं दूसरे बच्चे का, तो आपको पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। बहुत होशियार होंगे, अपने पास होंगे, मेरे पास नहीं। वनडे देना है, पहले एग्जाम दो, उसके बाद करेंगे। हर बच्चे यही कह रहे हैं कि आप हर क्लास में डिस्टर्ब करते हो। तो ज़्यादा होशियारी का अगर है ना कि बहुत होशियार हैं, तो आप घर में रहें, क्लास में आने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या देखते हैं यहाँ पर, सुल्तान है। सुल्तान की हम बात कर रहे थे, और सुल्तान की हम बात करते हुए, सुल्तान की हम बात करते हुए यह कह रहे थे कि सुल्तान के पास क्या पावर होता था। तो पहले हमने देखा था कि कोई शक्ति ऐसी नहीं थी जो दूसरे किसी राजनीतिक संस्थाओं के पास गया हो, कोई ऐसी शक्ति तो है नहीं। सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के पास ऐसी शक्ति होती थी। तो सुल्तान सभी शक्तियों का स्वामी था, हम लोगों ने पहले ही क्लास में देख लिया था। तो और क्या क्या शक्तियां थी वह भी इसके साथ आइडेंटिफाई कर लेंगे और देखेंगे कि सुल्तान के पास क्या है। जैसे मैंने लिखा था, हो सकता है कि यह शब्द आपने पहले भी लिखा हो, मुझे याद नहीं है। जैसे हम यहां लिख सकते हैं, सभी शक्तियों का स्वामी था, यानी सभी शक्तियों का स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग करता था, स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग करता था। सभी शक्तियों का कैसे प्रयोग करता था? स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग करता था। जितने भी शक्ति होते हैं, चाहे वो कार्यपालिका के हों, न्यायपालिका के हों और विधायिका के हों, सभी यहाँ पर सुल्तान के ही अधीन होता था। हमने देखा था कि यह खलीफा का प्रतिनिधि होता था। जैसे एक बात खास करके देखिएगा कि सेना का प्रधान होता था, सेना का प्रधान होता था। अब एक दिमाग में ये बातें हमें बिठानी है कि आप देखेंगे एक शब्द आएगा आपको हमेशा, किसी भी कालखंड में जाएंगे तो एक शब्द आपका आता है सेनापति का। याद है ना? सेनापति का एक पद होता है जो सेना का संचालन करता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम सेनापति शब्द लेते हैं और अगर हम लेते हैं प्रधान सेनापति,
अगर हम सेनापति लेते हैं और लेते हैं अगर प्रधान सेनापति, तो दोनों में एक डिफरेंस हो जाता है। क्या मैं अभी करंट अफेयर्स से जोड़ूं? करंट अफेयर्स का मतलब है जो वर्तमान प्रणाली है उसको आप जानते होंगे। जैसे अभी हम देखते हैं कि भारत में 3 प्रकार की सेना है, जल सेना है, थल सेना है और वायु सेना है। 3 प्रकार की सेना है। 3 प्रकार की सेना के अलग अलग सेनापति हैं, यानी थल सेनाध्यक्ष होगा, जल सेनाध्यक्ष होगा, या आप वायु सेनाध्यक्ष देखते हैं। तो तीनों प्रकार के अध्यक्ष अलग अलग सेनाओं के हैं। लेकिन प्रधान सेनापति कौन है? तो प्रधान सेनापति राष्ट्रपति हो जाते हैं। राष्ट्रपति युद्ध में लड़ने नहीं जाता है, लेकिन प्रधान यानी सेना का जो प्रमुख होगा वह क्या थल सेनाध्यक्ष होगा? नहीं। जल सेनाध्यक्ष होगा? वह तो अपनी सेना का प्रधान हो सकता है। ओवरऑल सेना का जो की जिम्मेवारी होगी वह जिम्मेवारी राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति को मान लीजिए तत्कालीन शासक, यानी जो शासक होगा वह सेना का मुखिया होता है। ऑलवेज होता है, अभी भी और पहले भी होता था, क्योंकि एक सेना में बहुत सारे संगठन होते हैं। जैसे कोई पैदल सैनिक है, कोई घुड़सवार सैनिक है, कोई हाथी पर चलता है, कोई रथ पर चलता है, कोई तलवार चलाता है, कोई भाला चलाता है। इन सब का संगठन करने के लिए सेनापति होता है। लेकिन प्रधान सेनापति कौन होगा? सुल्तान ही होगा या बादशाह होगा या पहले राजा होता था। वर्तमान में आप राष्ट्रपति को देखते हैं। ये बात याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि सेनापति जो है वह सेना का मुखिया नहीं होता है, वह सेना के संचालन का मुखिया हो सकता है, सेना को संगठित करने का मुखिया हो सकता है। कानून व्यवस्था की स्थापना करता है, कानून व्यवस्था की स्थापना करता था। स्थापना करता क्या करता था? कानून व्यवस्था की स्थापना करता था। सभी शक्तियों का स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग करता था। सेना का प्रधान होता था। कानून व्यवस्था की क्या करता था? स्थापना करने के लिए उत्तरदायी होता था। यह भी देखेंगे यह क्या होता था? प्रधान न्यायाधीश होता था। प्रधान न्यायाधीश होता था। प्रधान न्यायाधीश होने का मतलब है कि न्याय का कार्य वह काजी अथवा मुहत्सिब, ये शब्द नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, मुहत्सिब की सहायता से करता था। सहायता से करता था। अब काजी साहब कौन है? काजी साहब हैं जो न्याय का कार्य करते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि काजी होता है जो न्याय कार्य से है। एक धार्मिक प्रमुख भी होता था जिसको हम सद्र कहते थे। आगे मैं इसके बारे में अगर मौका लगेगा, जहां पर आएगा तो मैं इसको लिखा दूंगा। तो काजी है और सद्र है। आप फिर एक देखते हैं छोटा अधिकारी हो जाता है, न्यायिक अधिकारी है जिसको हम मुहत्सिब कहते हैं। ये सब आपको रटना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा अपने पास नहीं है। थोड़ा इसको रट करके ही यहाँ चलेंगे, ठीक है? ध्यान रखेंगे। यहाँ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था और प्रायः यह क्या करता था? प्रायः निष्पक्ष न्याय के लिए ही जाना जाता था। निष्पक्ष न्याय करता था। उत्तराधिकार के स्पष्ट नियम नहीं थे। उत्तराधिकार के स्पष्ट नियम नहीं थे। स्पष्ट नियम नहीं थे। अतः क्या था? अतः शक्तिशाली लोग ही क्या बनते थे? सुल्तान बन पाते थे। सुल्तान बनते थे। देखिए यहां पर एनसीईआरटी में 1-2 लाइन और लिखा गया है, उसको मैं समझा देता हूं। एक लाइन आप यहां पर लीजिएगा। सभी शक्तियों का स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग करता था। सेना का प्रधान होता था। कानून व्यवस्था की स्थापना करता था। प्रधान न्यायाधीश होता था। न्याय का कार्य वह काजी और मुहत्सिब की सहायता से करता था। प्रायः निष्पक्ष न्याय करता था। उत्तराधिकार के स्पष्ट नियम नहीं थे। अतः शक्तिशाली लोग ही सुल्तान बनते थे। अगर ये लास्ट वाले लाइन को देखें, तो क्या लास्ट वाले नहीं, न्यायाधीश नहीं बोल सकते। देखिए न्याय का प्रधान अलग होगा, न्याय का कार्य करने वाला अलग होगा। लेकिन ऑलवेज जब भी हम राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जाते हैं तो वहां पर राजा का दरबार अंतिम न्याय की अदालत होती है। अगर आप इंटरलिंक कर पाए, जैसे भारत पर हमने देखा अंग्रेजों का शासन है, तो ब्रिटिश शासन है। जैसे भारत में आप देखेंगे बहुत सारे राजे महाराजे हुए,
तो बहुत सारे राजे महाराजे हैं, तो राजे महाराजे का जो दरबार होता था वह न्याय की अंतिम अदालत। कहीं पर न्याय नहीं मिल रहा है, राजा जी के पास चले जाइए, वहाँ पर अपील कीजिए और आपको न्याय मिल जाएगा। और जो राजा ने आदेश दे दिया वह सर्वोच्च आदेश हुआ। अगर राजा किसी को माफ़ कर दे तो इसका मतलब है कि कोई भी कानून उसके ऊपर लागू नहीं होगा। पहले हमने देखा था यह परंपरा तब तक चलते रही जब तक कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाला सिस्टम बना रहा। जैसे आप बाद में भी देखें आधुनिक काल में कि ब्रिटेन में, देखिए भारत में तो राजतंत्र खत्म कर दिया, जो ब्रिटिश शासन लागू हुआ है, तो यहाँ पर हमने न्यायालय देखा कि अलग से स्थापित कर दिया। लेकिन खुद ब्रिटेन में न्यायालय स्थापित नहीं हुआ। वहाँ पर जो अंतिम अदालत थी वहाँ पर भी किंग इन काउंसिल ही बना रहा। किंग, किंग मतलब राजा, इन काउंसिल यानी किंग अपने काउंसिल की मदद से जो न्याय करता था उसको हम किंग इन काउंसिल कहेंगे। अंतिम न्याय की अदालत वहाँ चूंकि राजपद अभी भी है, ब्रिटेन में देखेंगे कि राजा, जिसे यहाँ हम राष्ट्रपति देखते हैं, वहाँ अभी भी राजा ही प्रमुख बना हुआ है। तो वहाँ राजतंत्र अभी समाप्त नहीं हुआ है। वहाँ पर देखिएगा किंग इन काउंसिल करके एक विशेष व्यवस्था बनाई गई थी। अब तो खैर न्यायालय प्रभावी होने लगा, लेकिन पहले वही व्यवस्था हुआ करती थी। इसको हम प्रधान न्यायाधीश तो कह देंगे, लेकिन न्याय का कार्य ऑलवेज ये नहीं करता था। न्याय का कार्य कौन करेगा? न्याय का कार्य करेगा काजी साहब। काजी साहब ही न्याय के लिए थे और उनकी सहायता मुहत्सिब इत्यादि के द्वारा किया जाता था। अगर कोई दिक्कत होती थी तो राजा के पास यानी सुल्तान के पास पहुंच गए, बादशाह के पास पहुंच गए। ये व्यवस्था यहां पर बनाई गई थी। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं यहां पर कि अच्छा हाँ, ये बात मैं स्थापित कर रहा था कि उत्तराधिकार के स्पष्ट नियम नहीं थे। देखिए उत्तराधिकार का, राजा के संदर्भ में उत्तराधिकार का स्पष्ट नियम क्या होना चाहिए? कुछ आइडिया लग पा रहा है? अगर मैं नहीं बताऊं, अगर सिर्फ कहूं कि राजा के संदर्भ में, राजपद के संदर्भ में उत्तराधिकार का स्पष्ट नियम क्या होना चाहिए, कुछ दिमाग लगा पाएंगे अपना? बाद में चैट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और चैट करते हैं तो मैं बाद में देख भी लूंगा। देखिए उत्तराधिकार का स्पष्ट नियम उसको कहते हैं जबकि राजा के बाद उसका बड़ा बेटा या उसका पुत्र शासक बने, या राजा जिसको नामित करे वह शासक बन जाए। राजतंत्र में यही उत्तराधिकार का नियम है कि राजा अपने अगले राजा को नामित करेगा। प्रायः वह बड़ा पुत्र होगा जिसको हम कहेंगे ज्येष्ठ उत्तराधिकार, छोटा पुत्र हो सकता है जिसको हम कनिष्ठ उत्तराधिकार कहेंगे, या राजा चाहे तो अपने भाई या संबंधी को भी राजा बना सकता है। लेकिन हमेशा जैसा राजा चाहेगा वैसा ही अगला राजा बनेगा। और इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हो, कोई विवाद नहीं हो, तो राजा ने अपने नीचे युवराज को नियुक्त करना शुरू कर दिया। युवराज ऑलवेज बेटा नहीं होता है, युवराज वह है जिसको राजा अगला बनाना चाहता है राजा। तो उत्तराधिकार का एक स्पष्ट नियम अगर होता कि राजा जिसको कहे वही उत्तराधिकारी बनेगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, राज्य में कभी झगड़े नहीं होते। लेकिन समस्या अलग हो जाती है। राजा जिसको चाहता है वो हो सकता है राजा ना बने, क्योंकि दूसरा जो शक्तिशाली सरदार है वह सत्ता पर कब्जा कर लेगा। जैसे आपने बाहुबली फिल्म में देखा था, एक फिल्म आया था ना बाहुबली, वहां पर आपने देखा था क्या था, या महाभारत आप सुनते हैं, महाभारत क्या है? राजा बनने का ही तो युद्ध है ना, जिसमें हम देखते हैं बहुत लंबी लंबी लड़ाइयाँ होती है। बाहुबली फिल्म में क्या दिखाया गया है कि राजपद हमें प्राप्त हो जाए, इसके लिए युद्ध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उत्तराधिकार के स्पष्ट नियम कभी रहे ही नहीं, तो यहाँ पर भी नहीं था। तो स्वाभाविक है जो शक्तिशाली सरदार होगा वही शासक बनेगा। और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ओपन था रास्ता, क्योंकि कोई एक वंश स्थापित हो ही नहीं पा रहा था। इसलिए हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर निष्पक्ष न्याय करता था। हाँ, राजा द्वारा घोषित राजा ही होना चाहिए। मंजू और प्रदीप जी ने सही उत्तर दिया है। सुमित कुमार, जो आपने लिखा है कीमर प्रसुतम, क्या लिखा है सुमित कुमार जी? आपने चूंकि सब बीच में स्पेस दिया ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं गया। तो यहां हम देखते हैं कि उत्तराधिकार के स्पष्ट नियम नहीं थे। अब देखते हैं कुछ प्रशासनिक अधिकारी थे या नहीं थे, इसको भी जरा देख लेते हैं। प्रशासनिक अधिकारी कुछ थे अथवा नहीं थे। तो हाँ, कुछ अधिकारी यहां पर जरूर हो जाते हैं। जैसे देख सकते हैं 13वीं सदी से पहले, 13वीं सदी से पहले सल्तनत का प्रशासनिक स्वरूप
स्पष्ट नहीं हो पाया था, प्रशासनिक स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाया था, नहीं हो पाया था, प्रशासनिक स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाया था। अतः यहां पर हम देखेंगे प्रशासन की कोई समरूप संरचना भी नहीं थी, स्पष्ट नहीं हो पाया था, नहीं हो पाया था। अतः पाया था, अतः हम क्या देखते हैं, 13वीं सदी से पहले सल्तनत का प्रशासनिक स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाया था। अतः हम क्या देखते हैं कि प्रशासन का या प्रशासनिक अधिकारियों का एक समरूप ढांचा नहीं मिल पाया, अधिकारियों का एक समरूप ढांचा नहीं बन पाया था, समरूप ढांचा नहीं बन पाया था, ढांचा नहीं बन पाया था। आगे पाया था, आगे 14वीं शताब्दी के पश्चात, शताब्दी के पश्चात जब सल्तनत मजबूती से स्थापित हो गया, आगे सल्तनत जब मजबूती से स्थापित हो गया तो फिर हम क्या देखते हैं, स्थापित हो गया, क्या देखा, 13वीं सदी से पहले सल्तनत का प्रशासनिक स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाया था, अतः प्रशासनिक अधिकारियों का एक समरूप ढांचा नहीं बन पाया था। आगे 14वीं शताब्दी के पश्चात जब सल्तनत मजबूती से स्थापित हुआ तो कुछ अस्पष्ट या लिखेंगे तो अधिकारियों के कुछ अस्पष्ट समूह, अधिकारियों के कुछ समूह अस्पष्ट होते, समूह स्पष्ट रूप से स्थापित हुए, स्पष्ट रूप से स्थापित हुए, रूप से स्थापित होते। जैसे हालांकि सुल्तानों द्वारा समय समय पर नए नए पद भी बनाए जाते रहे। ध्यान से समझेंगे इस बात को, मैं एक बार पढ़ता हूं फिर आगे बढ़ूंगा। 13वीं सदी, देखिए ध्यान रखिएगा, ये भी लिखेंगे, 13वीं सदी से पहले सल्तनत का प्रशासनिक स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाया था, अतः प्रशासनिक अधिकारियों का एक समरूप ढांचा नहीं बन पाया था। समरूप मतलब होता है ऐसा जो लगातार चलने वाला हो, एक समान एक रूप वाला ढांचा विकसित नहीं हो पाया था। आगे 14वीं शताब्दी के पश्चात जब सल्तनत मजबूती से स्थापित हो गया तो अधिकारियों के कुछ समूह स्पष्ट रूप से स्थापित हुए। हालांकि सुल्तानों द्वारा समय समय पर नए नए पद भी बनाए जाते रहे। और लेंगे उदाहरण, शुरुआत में जब सल्तनत संघर्ष के दौर से गुजर रहा था, लगातार, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के समय देखेंगे कि लगातार युद्ध चल रहा है, कोई क्षेत्र जीत रहे हैं, तुरंत हार भी जा रहे हैं, वहां पर कोई प्रशासनिक ढांचा नहीं बन पाया था। जो सैनिक अधिकारी थे वही प्रशासन का भी काम संभालते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी या बलबन के बाद ही आप देखेंगे कि धीरे धीरे कुछ प्रशासनिक अधिकारी स्थापित हो गए जो इस्लामिक सत्ता के केंद्र में हुआ करते थे, यानी इस्लाम को स्थापित करने में या सल्तनत को स्थापित करने में उसने सबसे प्रमुख भूमिका निभाई थी। कौन कौन से अधिकारी थे? तो 4 अधिकारी सबसे प्रमुख हो जाएंगे, 4 अधिकारी सबसे प्रमुख हो जाएंगे। मेरा 2-3 महीने लगेगा, आकाश कुमार कन्नौजिया जी, मेरा 2-3 महीने लगेगा। आप सिलेबस की परेशानी मत समझिए। अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आप यह देखिए कि आपकी परेशानी कैसे दूर हो। सिलेबस जब तक चलेगा, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा सा विशाल है और मैं चाहता था इसको कब का समाप्त कर दिया होता, लेकिन मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ, चूँकि आपको पता नहीं है कि आपको कैसे पढ़ना है, लेकिन मुझे तो पढ़ना है कि क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको, मुझे तो समझ है, इसलिए मैं कटौती करके कैसे जाऊँ, फिर तो प्रोफेशन से ही नाइंसाफ़ी हो जाएगी। इसलिए जब तक आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, लेकिन पढ़ाऊंगा तो पूरा ही। और निर्धारित नहीं किया जा सकता कि 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 20 दिन, क्योंकि अभी हमारे पास पूरा मॉडर्न भी पड़ा हुआ है पढ़ने के लिए। हालांकि सुल्तानों द्वारा समय समय पर नए पद भी बनाए जाते रहे। उदाहरण के लिए हम कहते हैं जो कुछ हमारे अधिकारी बन जाते हैं केंद्रीय प्रशासन के, उसको जरा देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर हो जाएंगे मुख्य अधिकारी।
तो यहां पर जो हम देखते हैं, जो सबसे पहला जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका वजीर। नाम सुना है? वजीर। इसका कार्यालय क्या था? कार्यालय था आपका दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत, यानी वजीर का कार्यालय क्या कहलाएगा? वजीर। वजीर को हम जनरली मंत्री कहते हैं। अगर किसी बच्चे को उर्दू आता होगा, अभी भी हम देखते हैं हजरत आला, दीवाने आला, वजीर आला, जैसे वजीर आजम, वजीर आजा, ये सब। या अगर कभी आपने दूरदर्शन पर, सॉरी, जो रेडियो वगैरह होगा, रेडियो तो आप सुनते नहीं होंगे, रेडियो पर केवल गाना सुनते हैं। जबकि जो बच्चा तैयारी कर रहा है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसको डीडी न्यूज़ सुनना चाहिए। डीडी का मतलब होता है जो सरकार के द्वारा न्यूज़ जारी किया जाता है, उसे सुनना चाहिए। या ऑल इंडिया न्यूज़ करके, ऑल इंडिया रेडियो सर्विस करके चैनल भी बना हुआ है। आप जाएंगे तो फेसबुक पेज तो नहीं है, मुझे लगता है कि ऑल इंडिया न्यूज़ का एक वेबसाइट ही बना हुआ है। तो चाहें तो उस वेबसाइट पर विजिट करें, उसमें देखेंगे कि अच्छे अच्छे न्यूज़ होते हैं, मतलब बेकार के न्यूज़ नहीं होते हैं। प्राइवेट चैनल अगर देखते होंगे, पता नहीं आप लोग टीवी देख पाते हैं कि नहीं, प्राइवेट चैनल देखेंगे तो उसमें सारा बात तो बहुत सारी बातें फालतू ही होती है, एक ही न्यूज़ को बहुत खींचा जाता है। सरकारी न्यूज़ सर्विस देखेंगे तो अच्छा रहेगा, वहाँ पर बहुत सारी बातें बहुत इस संक्षेप में, बहुत सारगर्भित तरीके से बताया जाता है। अगर कोई पीसीएस वगैरह की तैयारी करता है बच्चा, तो उनको हम लोग कहते हैं संसद टीवी को फॉलो करो, लोकसभा राज्यसभा की जो चर्चाएं होती है उसको फॉलो करो, सरकारी साइट फॉलो करो। तो जब वजीर को देखेंगे, वजीर का मतलब होता है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। यहां पर कार्यालय इसका क्या होगा? दीवान ए विजारत हो जाएगा। इसके कार्यालय का नाम क्या होगा? दीवान ए विजारत होगा। यह क्या था? यह सरप्रमुख मंत्री था। प्रशासन में सरप्रमुख था। सरप्रमुख स्थान था। पहले यह क्या करता था? पहले इस पद पर सेना नायकों को नियुक्त किया जाता था। सेना नायकों को नियुक्त किया जाता था, लेकिन नियुक्त किया जाता था, लेकिन बाद में क्या किया जाने लगा? लेकिन बाद में यह पद उसे दिया जाने लगा। बाद में यह पद उसे दिया जाने लगा जिससे भूराजस्व के मामले में विशेषज्ञता हो। भूराजस्व के मामले में विशेषज्ञता हो। जिसे भूराजस्व के मामले में विशेषज्ञता हो, उसे दिया जाने लगा। यह सभी विभागों का निरीक्षण करता था। सभी विभागों का निरीक्षण भी करता था। यहां देखेंगे, यह सभी विभागों का निरीक्षण भी करता था। और इसके अधीन हम क्या देखेंगे? इसके अधीन मुस्तौफी या मुशर्रिफ जैसे बहुत यहां पर इसके अनेक सहायक अधिकारी भी होते थे, ऐसे लिख दीजिएगा, निरीक्षण करता था। इसके अधीन अनेक सहायक अधिकारी होते थे। जैसे हम देखते हैं महालेखाकार, जैसे हम कहते हैं मुस्तौफी, महालेखाकार मुस्तौफी होगा। महालेखा परीक्षक अभी भी है ना, महालेखा परीक्षक मुशर्रिफ, ऐसे तो नहीं एनसीईआरटी में लिखा है, आदि देखेंगे, या अन्य अधिकारी। यह सभी विभागों का निरीक्षण करता था। या इस वजह से इस पद की बहुत प्रतिष्ठा थी। प्रायः सुल्तान के पश्चात इसी पद को माना जाता था। इसी पद को माना जाता था। क्या लिखा हमने?
कि प्रशासन में यह सरप्रमुख स्थान रखता था। कौन रखता था? वजीर रखता था सरप्रमुख स्थान। पहले इस पद पर सेना नायकों को नियुक्त किया जाता था क्योंकि लगातार लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो सेना नायक होता था, सेना नायक मतलब जो लड़ाई झगड़े करने में माहिर हो, जो युद्ध करने में माहिर हो, उसी को नियुक्त कर दिया जाता था क्योंकि नया नया अभी सत्ता स्थापित हुई है। तो यहाँ पर बिना लड़ाई किए तो कुछ मिलना ही नहीं है, इसलिए सेना नायक ही वजीर के पद पर रहता था। लेकिन जैसे जैसे सल्तनत सेट होता चला गया, यहाँ की व्यवस्था स्थापित होती चली गई, फिर अब ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाने लगा जो बेहद मजबूत हो, जिसका ज्ञान भूराजस्व के मामले में अच्छा हो, क्योंकि मुख्य काम इसका भूराजस्व वसूली ही था। फिर ये अन्य प्रशासन की भी देखरेख करता था, यानी सभी प्रशासन को देखने का कार्य यही करता था, जैसे अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को हम देखते हैं। यह सभी विभागों का निरीक्षण करता था। इसके अधीन अनेक सहायक अधिकारी हो सकते थे, महालेखाकार, मुस्तौफी, महालेखा परीक्षक, मुशरिफ। इस वजह से इस पद की बहुत अधिक प्रतिष्ठा थी। प्राय सुल्तान के पश्चात इसी पद को माना जाता था, यानी सेकेंड मैन हो जाएगा। एक नाम भी आता है ख्वाजा जहां। ख्वाजा जहां क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर था, तुगलक का वजीर था। और खान ए जहां तेलंगनी, खान ए जहां तेलंगनी एक नाम था, तेलंगनी। ये किसका था? ये था फिरोज तुगलक का वजीर था। बहुत ही प्रभावशाली था, इन दोनों का बहुत ही वैल्यू था। अन्य लोगों का भी था, लेकिन सबको जानने की हमें जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में इन दोनों की विशेष तौर पर चर्चा की गई है। ख्वाजा जहां मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर था, खान ए जहां तेलंगनी नाम था, यह था आपका फिरोज तुगलक का वजीर। समझ पाए हम वजीर पद क्या होता है? क्या हम समझ पाए कि वजीर का पद क्या होगा? हाँ, डीडी न्यूज है ना, डीडी न्यूज छवि आप जरूर देखिए। डीडी न्यूज यहाँ पर देखें, सेना नायक और सेनापति एक ही है प्रिंस जी, दोनों एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। सेना नायक कहें, सेनापति कहें, शब्द एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में भी हम कैग की व्यवस्था देखते हैं, सीएजी। सेनापति है, सेना नायक है, डज नॉट मैटर। लिखने के समय हम देखते हैं सेनापति का मतलब है सेना का मुखिया, और सेना नायक का मतलब भी सेना का मुखिया ही हुआ। या सेना जब युद्ध मैदान में जाती है तो उसका जो नेतृत्व कर रहा होता है, यानी नायक का काम कर रहा होता है, वो सेना नायक हो गया। लेकिन हम एक तरह से पर्यायवाची शब्द ही इसको माने। हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द, ये पर्यायवाची शब्द ही है। तो जरूरी नहीं है कि जैसे अग्नि को अनल कहें, वहन कहें, जो भी कहें, तो सबका अर्थ अलग अलग होगा। तो इसलिए बचपन से ही हमें पर्यायवाची शब्द सिखाया जाता है। एक शब्द के लिए हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो पर्यायवाची शब्द को मान के चलें कि यही पर्यायवाची शब्द होगा, तो यानी पर्याय होगा एक शब्द का ही। वजीर को हम जैसे कहते हैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, ये क्या होगा? पर्यायवाची शब्द हो गया। इस तरह से एक ही शब्द को हम कई तरीके से लिख सकते हैं, ये हिंदी की विशेषता होती है। तो खान ए जहां तेलंगनी है, फिरोज तुगलक का वजीर है। तो क्या हमारे दिमाग में एक फ्रेम बना? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक फ्रेम बना ऐसे कि आप कह सकते हैं कि जो वजीर है वो क्या कार्य था, वजीर का क्या कार्य था, ये फ्रेम बनना चाहिए दिमाग में। के आधार पर, इसके आधार पर जब हम फ्रेम बनाते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, फ्रेम बना करके। ये फ्रेम जब तक आपके दिमाग में नहीं बनेगा पढ़ने के बाद, इसका मतलब है कि आपने बात समझी ही नहीं। फ्रेम कैसे बनता है? ऐसे हम बनाते हैं, फ्रेम कितना बढ़िया बनता है। मान लो एक वजीर हमने शब्द यहां डाल दिया, वजीर को हम डाल देते हैं, यहां पर क्या करेगा? भूराजस्व का आकलन करेगा, भूराजस्व का आकलन करेगा, आकलन तथा व्यवस्थापन, व्यवस्थापन कर देगा। यानी भूराजस्व आकलन भी करेगा और व्यवस्था भी करेगा। ये हम अपने शब्द डाल सकते हैं, आप अपना डाल सकते हैं। फिर देखें, सभी विभागों का क्या करेगा? का निरीक्षण करेगा, या निरीक्षण करने का दायित्व है। महालेखा परीक्षण करेगा और भी कर सकता है। हो सकता है कि यह युद्ध में सेना का नेतृत्व भी कर सकता है, युद्ध में सेना का नेतृत्व कर सकता है, नेतृत्व कर सकता है, मे भी पॉसिबल, यह भी इसका अधिकार है। पहले तो हम युद्ध के माध्यम से ही जीते थे। फिर हम क्या देखते हैं? भूराजस्व का आकलन होगा। सुल्तान के पश्चात
सुल्तान के पश्चात की पद स्थिति, पश्चात की पद स्थिति यानी सुल्तान है उसके बाद की पद स्थिति। कुछ और पॉइंट जोड़ना चाहें यहां पर भी जोड़ सकते हैं। यह है दिमाग में एक हेडिंग हम बनाते हैं, अपना फ्रेम बनाते हैं। जब भी एक समझ विकसित होती है ये फ्रेम हमारे साथ चल रहा होता है। जैसे मैंने कहा वजीर, आपको सारा पॉइंट अपने आप याद आ जाए, और ये प्रक्रिया हम कर पाते हैं तभी जाकर के हमारी पढ़ाई पूरी होती है। नहीं हो रहा है, फ्रेम बन रहा है, इसका मतलब हमने समझा नहीं समझने का मतलब क्या है, अब तो पढ़ाया जा चुका है, तो फिर दोबारा क्लास देखेंगे, फिर उसको पीडीएफ भी पढ़ेंगे, क्लास देखेंगे, पीडीएफ पढ़ेंगे। समझ नहीं आने का क्या मतलब है जब इतना धीरे धीरे चल रहे, तो हर बातें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इतना स्लो तो हम किसी भी क्लास में नहीं चलते, इतना समय तो आपको मिलेगा ही नहीं कहीं पर भी। इस तरह से हमने क्या देखा, वजीर की अवधारणा देखी, उसके बहुत सारे कार्य थे। अब इसमें ऐड कर लेते हैं एक दूसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा आरिज। आरिज एक शब्द आएगा, आरिज। आरिज को हम क्या कहते हैं, इसका जो कार्यालय होता है, कार्यालय होगा वह होगा आपका, कार्यालय जो इसका होगा उसको हम कहते हैं दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज, या हम कह सकते हैं दीवान ए आरिज। आरिज इसको हम कहते हैं आरिज ए मुवालिक भी कहते हैं। आरिज को हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं आरिज ए मुवालिक, मुमालिक भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, कई प्रकार के शब्द आते हैं, अब एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा ये कहना मुश्किल है। यह क्या है, यह है सैन्य विभाग का, सैन्य विभाग की देखरेख करने वाला, देखरेख करने वाला, करने वाला। यह क्या हो जाएगा, सैन्य विभाग की देखरेख करने वाला होगा। अगर इसके आगे मैं यह ना लिखूं, यह सेना का प्रधान नहीं होता था, तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि सेना का प्रधान तो सुल्तान होगा। इसलिए मैंने अगर यह शब्द डाला कि सैन्य विभाग की देखरेख करने वाला, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि हम सैन्य विभाग के प्रधान की चर्चा नहीं कर रहे। ये सेना के संचालन के लिए उत्तरदायी हो सकता है, उस विभाग के इक्विपमेंट को लाने के लिए उत्तरदायी हो सकता है, सेना को सजाने के लिए उत्तरदायी हो सकता है, किसी सेना का नेतृत्व भी कर सकता है सुल्तान के कहने से, लेकिन यह खुद सेना का प्रधान नहीं होगा। सैन्य विभाग की यह क्या करेगा, केवल देखरेख इसका करेगा। जो मुख्य होगा वह क्या होगा, जो मुख्य कार्य हो जाएगा वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा सेना की नियुक्ति, सैनिकों की नियुक्ति या सेना की नियुक्ति एक कह सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं यहां पर वेतन देना, वेतन भुगतान हो जाएगा। फिर हम देखते हैं देखरेख या युद्धक सामग्री की खरीद, युद्धक सामग्री का रख रखाव, सामग्री का रख रखाव ये करेगा, युद्धक सामग्री का रख रखाव यह करेगा, और कुछ नहीं करेगा, इतना ही करेगा। इसको हम कहते हैं आरिज ए मुवालिक। सबसे पहली बार इस विभाग की स्थापना किसने की थी, विभाग की स्थापना बलबन ने की थी, बलबन ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें ने सेना में पारदर्शिता लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए क्या किया था, लाने के लिए दाग या सैनिकों का चेहरा देखना, सैनिकों का दाग नहीं, दाग का मतलब होगा घोड़े पर विशेष चिन्ह लगाना, घोड़े पर विशेष चिन्ह लगाना, चिन्ह लगाना। फिर हम देखते हैं एक होता है हुलिया, हुलिया मतलब होता है सैनिकों के चेहरे को याद करना, चेहरे को याद करना, याद करना। घोड़े पर दाग तथा हुलिया
जैसी पद्धति लागू की, पद्धति लागू की, दाग तथा हुलिया पद्धति को लागू किया। दूसरा विभाग जो था आरिज विभाग था, सैन्य विभाग की देखरेख करने वाला था। मुख्य कार्य है सेना की नियुक्ति, वेतन भुगतान, देखरेख यानी युद्धक सामग्री की रेखवाव, ठीक है। और सबसे पहली बार इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में पारदर्शिता लाने के लिए दाग तथा हुलिया पद्धति को लागू किया था। दाग का मतलब क्या होता है कि घोड़े पर हम विशेष ठप्पा लगा देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं। हालांकि यह एक अमानवीय प्रथा है, अब तो खैर नहीं लागू किया जाता है। पहले सेना में, सेना चूंकि घुड़सवारों से बनी होती है, अब सभी घोड़े एक जैसे लगते हैं। मैंने कहा था कि मुझे भी नहीं समझ में आता है कि कौन सा घोड़ा है या किसका घोड़ा है, सबका चेहरा एक जैसा ही दिखता है। तो ऐसे में यहाँ पर चूंकि कलर वगैरह एक जैसा ही होता है, तो सैनिक क्या करते थे, बड़े होशियार हुआ करते थे। और सेना तो अलग अलग तरीके से बनी है, कुछ यहाँ पर है, कुछ अलग जगह है। तो एक ही सैनिक क्या करता था, एक घोड़ा खरीद लेता था और अलग अलग रेजिमेंट में भर्ती हो जाता था, क्योंकि हमेशा तो युद्ध होता नहीं है। अलग अलग रेजिमेंट में भर्ती हो जाता था। जैसे आप, मैंने सेना को ज्वाइन कर लिया और एक घोड़ा खरीद लिया, एक या दो घोड़ा खरीद लिया, और जाकर के हमने अपना नाम लिखवा दिया कि मैं आपकी सेना में हूँ। क्योंकि हमेशा सेना वैसा नहीं होता था कि उसको हमेशा बैरक में ही रहना पड़े। सेना स्वतंत्र है, जब युद्ध होगा तो बुला लिया जाता था गांव में ढोल बजा करके, तो वहाँ से उसको वेतन मिलने लग जाता था, खास करके घोड़े के रख रखाव का। अब हमने एक घोड़ा सब जगह दिखा दिया, चार जो शासक हैं, चार प्रांतपति हैं, सबको दिखा दिया, सबसे पैसा ले लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस पर जांच की तो उसको लगा ये तो बड़ा गड़बड़ बात है। गड़बड़ बात यह है कि एक्चुअल में वो मान रहा है कि मेरे पास 1 लाख सेना है, 1 लाख घुड़सवार सैनिक है, लेकिन असल में वो 30,000 ही है। क्योंकि 60,000 जो है वो इधर उधर से, मतलब हर रेजिमेंट में उसका नाम आ जाएगा। फिर उसने कहा एक उपाय लगाना पड़ेगा। फिर उसने घोड़े को दागने की प्रथा शुरू की। दागने का मतलब होता है गर्म रॉड से हम घोड़े के पीठ पर एक घाव बना देते हैं, विशेष चिन्ह अंकित कर देते हैं। अब तो ये अमानवीय प्रथा बंद कर दी गई है, पहले ऐसा होता था। घोड़े को कष्ट होता था क्योंकि घोड़े की जो त्वचा है वो जल जाती है, तो जल जाएगा तो घोड़े को कितना कष्ट होगा। लेकिन भाई बेजुबान जानवर पर तो अत्याचार किया ही जाता था ना। तो इससे चिन्ह, जब विशेष घोड़े पर चिन्ह लगा दिया गया, तब आप दूसरे रेजिमेंट में उसको लेके नहीं जा सकते हैं। अब भ्रष्टाचार दूर हुआ। दूसरा है कि सैनिक जो होता था, पैदल सैनिक, वो भी चला जाता था कि मैं आपकी सेना में हूँ, आपकी सेना में हूँ, आपकी सेना में हूँ। अब जाकर के रजिस्टर बनाया गया जिसमें लिखा जाता था, जैसे मैं हूँ, कहेगा मूछ है, नाक ऐसा है, कान ऐसा है, आँख ऐसा है, सर ऐसा है, बाल ऐसा है, ये सब कुछ लिखा जाने लगा। तब सैनिकों की पहचान सुनिश्चित हो गई, या किस रेजिमेंट का है। इससे सेना में एक तरह से भ्रष्टाचार कम हो जाता है, भ्रष्टाचार धीरे धीरे कम होता चला गया। ठीक है, यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर सैनिकों, रेजिमेंट होता है आपका प्रशासन का एक। जैसे रेजिमेंट का मतलब होता है कि जैसे आप आर्मी में जाना चाहेंगे ना, आर्मी या सेना में जाते हैं तो उसका एक बना होता है। जैसे आप देखेंगे लेफ्टिनेंट से शुरू होता है, एक लेफ्टिनेंट के अधीन कितना सैनिक होगा, एक फिर आप जाएंगे कैप्टन है, उसके अधीन कितना सैनिक होगा, फिर आप देखेंगे मेजर एक अधिकारी होता है, मेजर के अधीन कितने सैनिक होंगे, फिर आप देखेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल है, उनके अधीन कितना सैनिक है, फिर आप देखेंगे कि ब्रिगेड आ जाता है। यहाँ तक तो सारी बातें सामान्य। फिर एक ब्रिगेड आ जाता है जिसमें 1,000 सैनिक होता है, यानी 1,000 सैनिक का एक ब्रिगेड हो गया। और ऐसे कई ब्रिगेड मिलकर के एक रेजिमेंट बन जाता है। रेजिमेंट का मतलब होता है एक रीजन के अंदर प्रशासन या सैन्य प्रशासन संभालने वाला समूह। रेजिमेंट का मतलब क्या है, जैसे आप देखेंगे घुड़सवार रेजिमेंट है, यानी उसमें केवल घुड़सवार सैनिक होंगे। जाट रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है। ये क्या है, अब तो खैर जाति के आधार पर नहीं है। अब क्या है कि एक रीजन में जितना सेना लगना चाहिए उसको हम रेजिमेंट कहते हैं। उसमें 1,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। अलग अलग साइज का रेजिमेंट होता है। रेजिमेंट सेना का एक इकाई है जिसमें बहुत सारे सैनिक होते हैं और उसका नेतृत्व करता एक होता है, मेजर जनरल रैंक के लोग होते हैं। ब्रिगेड का नेतृत्व कौन करेगा, ब्रिगेडियर करेगा। ब्रिगेडियर से ही ब्रिगेड बना हुआ है। यह रेजिमेंट क्या है, एक विशेष प्रकार का एक प्रशासनिक संरचना है, खास करके आर्मी के हिसाब से। सबसे पहली बार इस विभाग की स्थापना बलबन ने की। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के में पारदर्शिता
लाने के लिए घोड़े पर दाग और हुलिया जैसी पद्धति को लागू किया। ध्यान रखिएगा, ये मैं प्रश्न पूछ सकता हूं आपको क्वेश्चन के रूप में, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, पद्धति को यहां पर लागू कर दिया, ये हमारे लिए जरूरी होगा। यहां पर देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक और परिवर्तन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया? खिलजी ने सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की। सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की। पहले क्या होता था? पहले भूमि खंड दिया जाता था। पहले क्या होता था? पहले सैनिकों को वेतन के रूप में भूमि खंड दिया जाता था। भूमि खंड दिया जाता और नकद वेतन कितना दिया जा रहा है? एक सैनिक को जो नकद वेतन दिया जा रहा है वह टंके में व्यक्त करता है। एक घुड़सवार का वेतन कितना था? एक घुड़सवार का जो वेतन था, वेतन, घुड़सवार समझ रहे हैं ना, जो घोड़े पर चढ़ करके युद्ध करता है, घोड़े पर चढ़ करके युद्ध करेगा उसको घुड़सवार कहेंगे। ये इसका वेतन कितना था? 238 टंका। टंका का मतलब क्या होता है? टंका बराबर क्या हो जाएगा? टंका बराबर होगा चांदी का सिक्का है। चांदी का सिक्का, टका नहीं कहते हैं, रुपया नहीं कहते। और अतिरिक्त घोड़े रखने पर 78 टंका अतिरिक्त मिलता था। अतिरिक्त 78 टंका एक सैनिक को समझिए अच्छा खासा वेतन मिलता था। 238 सिक्के उसको प्राप्त होते थे। जो क्वाइंस है, टंका चांदी का सिक्का है, चांदी का सिक्का बड़ा कीमती होता है। उस समय 238 रुपया मिल रहा है, आप समझिए, तो अच्छा खासा तो वेतन मिलता था। और अगर कोई सैनिक एक घोड़े से अधिक घोड़ा रखता है, 2 घोड़ा रखता है, तो उसको अलग से 78 रुपीज या 78 टंका अलग से दिया जाता था। तो इतना वेतन हो जाएगा। एक घोड़े रखने वाले को कितना दिया जाएगा? 238 टंका दिया जाएगा। अगर आपने एडिशनल घोड़ा रख लिया है तो आपको 78 रुपये और भी दिया जाएगा, ताकि घोड़े को भाई खान पान तो देना पड़ेगा। घोड़ा स्वस्थ होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि घोड़ा बड़ा महंगा आता था। उसमें घोड़ा जो है ना, जैसे अभी आप व्हीकल पर चढ़ते हैं ना, गाड़ी पर चढ़ते हैं, उसमें घोड़ा बड़ा महंगा आता था। घोड़ा हमेशा अरब क्षेत्र से ही आता था, उसको खरीदना सबके बस की बात नहीं थी। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सैनिकों को, खास करके घुड़सवार सैनिकों को अच्छा खासा वेतन दिया जाता था। अच्छा खासा, हाँ, चांदी का, सिल्वर कॉइन्स होता है। ठीक है शिवांगी, लेकिन सभी शासक घोड़े के दाग देते होंगे, तो वो दाग वाले घोड़े मिक्स कैसे होंगे? तो अलग अलग चिन्ह होगा ना, अलग अलग चिन्ह होगा। सुल्तान का पीए आरिज को कहा जाता था? नहीं, आरिज नहीं होगा, पीए नहीं है, वो तो एक तरह से मुख्यमंत्री हो जाएगा ना। पीए नहीं कह सकते हैं, पीए नहीं कह सकते हैं उसको। ठीक है, गोरक्षनाथ बटालियन हाँ कह सकते हैं, बटालियन भी, जैसे रेजिमेंट या बटालियन अलग अलग चीज़ है। आप एक बार सेना वाला देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। हम क्या देखते हैं? घोड़े का वेतन है, लगभग ठीक ठाक ही वेतन माना जाएगा, बहुत बुरा वेतन नहीं था। अब देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अलग आगे पढ़ेंगे तो इसने क्या पढ़ा? बाजार नियंत्रण व्यवस्था हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। बाजार नियंत्रण व्यवस्था का मतलब है कि इसने मार्केट की प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि अगर मार्केट का प्राइस बढ़ता रहता और सैनिक को फिर इसमें काम नहीं चलता। अगर चूंकि सेना उसके पास बहुत बड़ी थी, 3 लाख से अधिक सेना इकट्ठा कर लिया था, तो अगर इतने सैनिकों को बढ़ा हुआ वेतन देना पड़ता तो बड़ा मुश्किल था। उसने कहा कि रुको मैं उपाय लगाता हूँ, और उसने क्या कर लिया? मार्केट को ही कंट्रोल कर दिया। बोला सामान ही मैं सस्ता कर देता हूँ, अधिक पैसे की जरूरत नहीं होगी। जैसे अभी आपको जिस कालखंड में रह रहे, जिस समय आप रह रहे हैं, अभी जैसे अभी जीवन हम लोग जी रहे हैं और अभी जीवन जी रहे हैं, तो अभी जो हमारी महंगाई है उसके अनुरूप हमारा वेतन होता है या हमारा इनकम होता है। तो गेहूं की जो कीमत होगी वह पहले इतनी तो नहीं होगी ना। और मैं आपको कह दूं 1990 के आसपास, चूंकि मैं उसमें होश में था, 90s में मैं समझ रहा था सारी प्रक्रिया को, क्योंकि मैं लगभग 10th वगैरह के आसपास था। तो 90s के दशक में मैं आपको लेके चलूं और मैं तुलना करूं कि वेतन कितना था
तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में महंगाई कितनी बढ़ी और वेतन कितना बढ़ा। 90s में एक टीचर, जैसे मेरे पिताजी टीचर थे, तो मेरे पिताजी टीचर थे तो उनको जो वेतन मिलता था सरकारी स्कूल में, जो एक तरह से +2 इस लेवल का स्कूल है, उस समय जो वेतन मिलता था वह लगभग 2500 के आसपास था, 2500 का वेतन था। और जब वो रिटायर कर रहे थे तो उनका वेतन लगभग 2 लाख के आसपास था। तो आप समझिए कि कितने का डिफरेंट हो गया, मतलब डिफरेंस हो गया। अगर हम आगे 20 साल के 2020 तक की स्थिति को लें तो कितना वेतन उनका आगे बढ़ गया, जबकि वहां पर 2500 रुपये ही वेतन हुआ करता था। तो महंगाई भी तकरीबन इतना ही था, महंगाई भी नहीं था। जैसे कि नमक आप देखेंगे 25 पैसे केजी था, अभी नमक कितना है, आप लोग नहीं खरीदते होंगे मैं जानता हूं, लेकिन अभी नमक की कीमत आपको 25 से 30 रुपये का है किलो। और उस समय 1 किलो का प्राइस था 25 पैसे, यानी 1 रुपये में 4 भाग करेंगे तो उसका चौथाई भाग था। तो आप महंगाई अगर वहाँ 25 पैसे का था, मान लो नमक, तो वेतन आपका 2500 था, वेतन यहाँ 2 लाख का हुआ तो महंगाई बढ़ करके 30,000 पर 30 रुपये पर चली गई। इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर अगर हम कहें कि आपको प्राइस आपका कर देते हैं 90s के दशक वाला, तो फिर 2 लाख की आपकी क्या जरूरत होगी। 2 लाख में तो आप बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े लोग बन जाएंगे कि 2 लाख तो सोचा भी नहीं जा सकता है कि इतना कीमत या इतना वेतन कभी होगा। अगर 90 के दशक की बात की जाए तो उसमें तो राष्ट्रपति को भी 40-50 हज़ार रुपये ही मिला करता था। तो ये है महंगाई का आलम। चूंकि आप आकलन नहीं कर पाए, मैं आकलन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है बचपन की बातें, तो मैं ये आकलन कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर इसने क्या किया, मार्केट को ही कंट्रोल कर दिया। जैसे अभी आर्मी की बात करेंगे तो आर्मी भी एक कैंटीन होता है, पता नहीं आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना है। जो डिफेंस पर्सनल होते हैं उनको रियायती दरों पर सामान दिया जाता है, एक विशेष कैंटीन की सुविधा होती है जिसको हम सीडीएस कैंटीन कहते हैं। तो कैंटीन में आप देखेंगे वहां पर आपको टैक्स बहुत कम लिया जाता है, इसकी वजह से वस्तु बड़ी कीमत उसकी कम हो जाती है। तो क्यों ऐसा किया गया, ताकि डिफेंस पर्सनल को अगर हम अधिक वेतन नहीं भी दे पाए तो उसका लाइफ स्टाइल ठीक रहे। ठीक वही व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। चूंकि नकद वेतन देना है तो नकद वेतन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है मार्केट का, जो महंगाई बढ़ेगी तो वेतन हमारा घट जाएगा। तो ऐसे मौके पर उसने नकद वेतन की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, हाँ अभी 28 रुपये है, मान लो 28 या 30 रुपये है। मुझे याद है कि 90 में मैंने शायद 25 पैसा, मुझे जहां तक याद है कि मैंने 25 पैसे में 1 केजी नमक देखा था। हो सकता है कि उसमें आयोडाइज्ड नमक नहीं हो, आयोडाइज्ड नमक तो बाद में आता है। फिर हम देखते हैं अतिरिक्त घोरे पर रखने पर हम क्या देखते हैं, 78 टन का हम इसमें ऐड कर देते हैं। जो सेना का संरक्षण था, सेना का संगठन जो था वह क्या था, कई प्रकार की सेना थी, प्रायः सभी प्रकार की सेना थी। जैसे हम देखते हैं सेना थी, जैसे हम देखते हैं पैदल, तीरंदाज का मतलब जो तीर चलाएगा। फिर हम देखते हैं घुड़सवार, हाथी सेना भी इसके साथ हुआ करता था, ऐसा नहीं कि हाथी नहीं था। और सेना क्या होता था, सुल्तान की अपनी सेना होती थी, सुल्तान की सेना। दूसरा जो है इक्तेदारों की सेना यहां पर बनी होती थी। इक्ता व्यवस्था क्या है इसको हम आगे पढ़ा पाएंगे, यहां तो नहीं समझा पाना होगा कि इक्तेदार क्या है या इक्तेदारों की सेना क्या होती है। जो प्रांतपति है उसको अपना सेना बनाने का अधिकार था, राजा के द्वारा कहा जाता था कि अपना सेना बनाइए, और जब सुल्तान मांगता था तो वह सेना आपको भेजना पड़ेगा युद्ध के लिए। इसलिए अलग अलग प्रकार के रेजिमेंट बन गए थे। यहाँ पर सेना में हम देखते हैं हर प्रकार के सैनिक हैं, चाहे वो घुड़सवार हों, पैदल हों, तीरंदाज वाले हों। हाँ, ज्योति चौहान, पहले गोल्ड 5000 था, 50% छूट मिलता है। ठीक है, 10 की, ठीक है छवि, मैंने एक उदाहरण आपको दिया ताकि आप भी यहां पर जुड़ पाए, मतलब समझ पाए कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तीसरा जो विभाग हो जाएगा, अगर 1 मिनट में और मैं बता दूं, तीसरा जो विभाग हो जाएगा वह हो जाएगा दीवान ए रिसालत। ध्यान रखिएगा, कल की क्लास में मैं चैट नहीं देख पाऊंगा, मे बी पॉसिबल,
कल मंगलवार है ना, मंगलवार की क्लास सुबह मेरी 8 बजे होती है, तो मैं कल 8 बजे ही आपका क्लास ले लेता हूँ, थोड़ा 1 घंटे पहले मैं उसको ले लूँगा, तो मैं चैट रियल टाइम में नहीं देख पाऊँगा। तो कल की क्लास में, कल या परसों की भी क्लास में आप देखेंगे, चैट देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त के आसपास हो सकता है, 15 अगस्त के दिन थोड़ा व्यस्त रहें तो क्लास भी डिस्टर्ब हो। 15 अगस्त के दिन तो बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, तो उसके लिए हम लोग भी एक्टिव रहते हैं, मतलब उस दिन को मिस नहीं कर सकते हैं, चाहे झंडोत्तोलन होना हो, लोगों के साथ मिलना हो। तो ऐसा हो सकता है सुबह सुबह कर पा रहे हों, तो हो सकता है 15 अगस्त की क्लास आपकी नहीं हो, लेकिन होगी भी तो मैं रिकॉर्ड करके पहले ही आपको दे दूंगा, तो वहाँ चैट देखना आपका संभव नहीं होगा। कल की क्लास के बाद 1-2 दिन आपको दिक्कत हो सकती है। दिक्कत का मतलब है कि रियल टाइम में चैट नहीं देखूंगा, वैसे तो आप कभी भी टेलीग्राम पर भेजेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दीवान रिसालत का मतलब क्या होता है? यह था एक प्रकार का धार्मिक और विदेश विभाग था। यह क्या था? धार्मिक मामलों का विभाग और और इसी को हम कहते हैं एक तरह से विदेशी मामलों का विभाग। विदेशी मामलों, या विदेशी वाला छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं अलग अलग चीज लिखा रहता है। यहां इसका जो प्रमुख हो जाएगा वह हो जाएगा सद्र उशूद्र हो जाएगा, उशूद्र हो जाएगा, सद्र उशूद्र। इसको हम क्या कहते हैं? सदर भी कहते हैं या सद्र भी कहते हैं संक्षेप में। यह क्या होगा कि धार्मिक मामलों को यही देखता था, का यही विभाग निरीक्षण करता था, विभाग निरीक्षण करता था। इसी विभाग से काजी भी जुड़ा हुआ था, यही विभाग निरीक्षण करता था। धार्मिक मामलों का यही विभाग निरीक्षण करता था। काजी का विभाग भी, काजी भी इसी से जुड़े हुए थे, इसी से जुड़े थे। और प्रायः क्या देखते हैं? जुड़े थे प्रायः प्रधान काजी, काजी साहब क्या है? काजी सद्र ही होते थे, सद्र उस शूद्र ही होते थे, यानी दोनों पद लगभग एक ही जैसा होता था, कोई इसमें अलग हम नहीं देखते हैं। दीवान रिसालत है, धार्मिक मामलों का विभाग है, प्रमुख कौन है? सद्र सुदूर है। धार्मिक मामलों का यही विभाग निरीक्षण करता था, काजी भी इसी से जुड़े थे, प्रायः प्रधान काजी सद्र शूद्र ही होते थे। एक चौथा जो विभाग था वह बहुत ही महत्वपूर्ण था, वह विभाग था आपका ये चौथा विभाग दीवान रिसालत हो गया। हाँ, एक चौथा जो विभाग हो जाएगा वह होगा आपका दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा विभाग। यह क्या है? यह है शाही पत्राचार का विभाग। शाही मतलब क्या होता है? पत्राचार विभाग इसको हम कहते हैं, पत्राचार विभाग। पत्राचार विभाग का मतलब है यही विभाग सुल्तान के आदेशों को जारी करता था, सुल्तान के आदेशों को जारी करता था, इक्तेदारों तथा सुल्तान के मध्य पत्राचार यही संभालता था, इक्तेदारों तथा सुल्तान के मध्य का पत्राचार यही करता था। मध्य का संवाद इसी विभाग के माध्यम से होता था, इसी विभाग के माध्यम से होता था, एक सामान्य सा फैक्ट्स है, इसी विभाग के माध्यम से होता था। दीवान रिसालत क्या है? धार्मिक मामलों का विभाग है, प्रमुख है सद्र सुदूर है, जिसको हम सद्र कहते हैं। धार्मिक मामलों का यही विभाग निरीक्षण करता था और काजी इसी विभाग से जुड़े थे, प्रायः प्रधान काजी सद्र सुदूर ही होते थे, दोनों पद एक ही होता था। दीवान इंसा है पत्राचार विभाग, यही विभाग सुल्तान के आदेशों को जारी करता था, इक्तेदारों तथा सुल्तान के मध्य का संवाद इसी विभाग के माध्यम से होता था। ठीक है, आज यही क्लास रहने देते हैं, कल मैं फिर आता हूं। कल मैं आपका चैट नहीं देखूंगा, ध्यान रखिएगा, कल परसों में चैट आपका नहीं देख पाऊंगा, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 घंटे पहले ही उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, यानी आपकी क्लास से 1 घंटे पहले ही कर लिया जाएगा। और ये तो कर नहीं सकते हैं जिसमें रिकॉर्ड कर रहेंगे उसी समय आपको लाइव कर लिया जाए, क्योंकि सभी क्लासेस अलग अलग चल रही होती है। रिकॉर्ड वैसे ही मुझे करना होता है जैसे क्लास लेते हैं।
तो लेकिन चूंकि 2 क्लास एक ही साथ हो जा रही है तो टाइम कम मिलेगा, तो इसलिए मैं वहाँ चैट नहीं देखूंगा, लेकिन मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ, आप मुझसे चैट के माध्यम से बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, इस समय बारूद नहीं होती थी। राजाओं के पास इतनी सेना थी, बिल्कुल थी, इसमें बारूद नहीं होता था सिमन जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो नीलाक्षी वर्मा, रिकॉर्ड का क्या मतलब है, आपको कोई दिक्कत तो है नहीं? अगर मैं यहाँ पर आपका चैट नहीं देखूंगा और क्या दिक्कत है? क्लास तो आपकी चलती ही रहेगी, और मैं फिर इसको 2 दिन के लिए बंद कर दूंगा दूसरे क्लास के इंगेजमेंट में, फिर क्लास कहाँ चली जाएगी? तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये दिक्कत आ रही है, मैं सामने हूँ, आपके हाजिर रहता हूँ। वैसे तो मैं, चाहे आपको तो पता भी नहीं चलता होगा, अगर मैं नहीं बताता तो आपको पता भी नहीं चलता कि मैं लाइव नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है कहने का, तो ध्यान से इसको आप देखेंगे। ठीक है, चूंकि कल ही मैं दूसरा क्लास ले रहा हूँ उसी समय लाइव, इसलिए दिक्कत हो जाती है। एक साथ दोनों क्लास कैसे ले लेंगे? एक साथ 8 बजे मैं यूट्यूब पर क्लास ले रहा हूँ, 8 बजे मैं ले रहा हूँ दूसरा क्लास, वो फिर लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले ही उसको 1 घंटे, जस्ट 1 घंटे पहले उसको करना पड़ेगा, ताकि दोनों क्लास समय से चलता रहे। केवल मंगलवार के दिन ये समस्या आती है। ठीक है बच्चे, इजाज़त दीजिए, बाय एंड टेक केयर।